Hello everyone, this is Preet Kamal. Today we will be discussing about the subject details of basics of management and that हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट द वर्क कल्चर। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द टॉपिक ऑफ मोटिवेशन एंड इट्स थेरीज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क कल्चर। राइट, तो वर्क कल्चर क्या होता है इसकी इंट्रोडक्शन लेंगे हम। ऑर्गेनाइजेशन वर्क कल्चर जो है कि किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वर्क करती हैं एंड एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेड टू अचीव डिफरेंट काइंड ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। राइट, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी तो उसे बनाया जाता है, उसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि कुछ पर्टिकुलर गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मेजर एसेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। एज वी ऑल नो कि अगर एम्प्लॉयज़ हैप्पी होंगे, कमिटेड होंगे एट देयर वर्क प्लेस, तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका अलग से वर्क कल्चर है जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि वो बेस्ट एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर सकें और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक रख सकें। राइट, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क कल्चर है वो एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड, उनके बिहेवियर, उनकी जॉब परफॉर्मेंस, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल एंड उनकी एम्प्लॉयज़ टर्नओवर पे डिपेंड करता है। राइट, तो उन सब चीज़ों को वो अफेक्ट भी करता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं, विजन, मिशन, उनकी पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, वैल्यूज, दे मेक इट्स वर्क कल्चर percolates from टॉप डाउनवर्ड्स। राइट, तो मीनिंग क्या है वर्क कल्चर का? वर्क कल्चर का मतलब है कि environment that surrounds employees at work all the time। तो जिस environment में आपके जो employees हैं वो all time रहते हैं उसे बोलते हैं हम वर्क कल्चर। कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, वहाँ पे कैसे काम किया जाता है, कैसे एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो ये सारा कुछ और उन जो फैसिलिटीज़ उनको दी गई हैं आसपास उनको रहने के लिए, उनके हाइजीन की सुरक्षा के लिए या उनके खुद के लिए जो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वर्किंग एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से काम करने के लिए, उसे हम बोलते हैं वर्क कल्चर। तो इट इज़ अ वेरी पावरफुल एलिमेंट दैट शेप्स द एम्प्लॉयज़ वर्क एन्जॉयमेंट, वर्क रिलेशनशिप्स, वर्क प्रोसेसेस, ताकि वो काम करते करते अपनी एन्जॉयमेंट भी कर सकें और वो काम भी अच्छे तरीके से कर सकें और साथ में उनके रिलेशनशिप्स भी अच्छे तरीके से मेंटेन रहें और कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो उनको किसी भी इस तरह का किसी चीज़ का सामना ना करना पड़े। राइट, तो मीन्स वहाँ पे वैल्यूज़ कैसी हैं, बिलीव्स कैसे हैं, इंटरेस्ट कैसे हैं, किस तरह के पर्सन्स जो हैं आसपास आपके काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है। और अगर वर्क कल्चर अच्छा होगा, आपके आपके आसपास एनवायरनमेंट अच्छा होगा, आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, तो ऑब्वियसली अ पर्सन will work for longer time in one particular institution or one particular organization। तो examples क्या हैं? रिस्पेक्ट शोन बाय द को वर्कर्स एंड मैनेजर्स। गुड वर्क कल्चर के एग्जाम्पल्स हैं ये कि अगर रिस्पेक्ट है आपस में। एक्सेप्टेंस ऑफ वर्कलोड बाय एम्प्लॉयज विदाउट रिजर्वेशन, कि अगर एक एक जने को कोई काम दिया गया है तो उसको वो डिवाइड करके आपस में बांट के उस काम को कर रहे हैं, या जितना भी काम एक पर्सन को दिया जाता है, एक एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, वो उसको हंस के एक्सेप्ट कर रहा है। ट्रस्ट कितना है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की क्लैरिटी कितनी है, अपॉर्चुनिटी कैसी है, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कम्युनिकेशन में क्वालिटी कितनी है, आपस में जो बातचीत हो रही है उसमें कितनी क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन हो रही है। फेयरनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ऐसा तो नहीं है कि किसी को ज़्यादा काम दिया जा रहा है, किसी को कम काम दिया जा रहा है। ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी शोन बाय द मैनेजमेंट एंड देयर वर्कर्स, एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन फॉर गुड वर्क, ये सारा कुछ जो है ये एग्जाम्पल है एक गुड वर्क कल्चर का। अब इसकी टाइप्स कैसी हैं कि कैसे कैसे हम लोग वर्क कल्चर को डिवाइड कर सकते हैं। सम पीपल से दैट ऑर्गेनाइजेशन, सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनमें सेम कल्चर होता है, बट ऐसा नहीं है। जैसे हर एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी दूसरे से अलग होती है। दो इंडिविजुअल्स कभी भी सेम नहीं हो सकते, सेम तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, चाहे वो भाई बहन ही क्यों ना हो।
राइट। तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो उनका भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होता है। किसी का स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है, किसी का वर्क कल्चर होता है, वीक कल्चर होता है। स्ट्रॉन्ग कल्चर मीन्स स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एम्प्लॉयज़ में रिस्पेक्ट है, एम्प्लॉयज़ वर्किंग को एंजॉय करते हैं, अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं, और अगर उनमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंजेस आते हैं या नई चीज़ें आती हैं तो वो उनको सीखने के लिए, उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर वीक कल्चर है किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो ये सारा कुछ उसके उलट हो जाता है कि उसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ वो काम नहीं कर रहे हैं, ऑपोजिट हो जाता है, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कल्चर्स हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक कल्चर हो सकता है, डोमिनेंट एंड सब कल्चर्स, ये दूसरी टाइप है। तो डोमिनेंट कल्चर का क्या मतलब है? उनकी एक सेट ऑफ कोर वैल्यूज हैं जो कि शेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वी मीन डोमिनेंट कल्चर ओनली। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है ओनली डोमिनेंट कल्चर। तो एक मैक्रो व्यू है, इट गाइड्स द डे टू डे बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज। जो डे टू डे बिहेवियर है एम्प्लॉयज का वो कैसा रहेगा, राइट। तो उसको गाइड करता है कि किस तरह से आपने डे टू डे काम करना है। सब कल्चर का मतलब है सेट ऑफ वैल्यूज विच आर शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। डोमिनेंट कल्चर होता है उसके जो हेड हैं या मैनेजर्स हैं उस लेवल के पर्सन्स का एक मैक्रो व्यू जो हम देखते हैं वो डोमिनेंट कल्चर में आ जाता है। सब कल्चर मीन्स जो मेंबर्स हैं डिपार्टमेंट के उनके अंदर किस तरह का कल्चर है। एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कल्चर है उसको डोमिनेंट कल्चर बोल सकते हैं हम, मैक्रो व्यू में जो आता है जो बाहर से नजर आ रहा है। दूसरा है जो इंटर डिपार्टमेंटल, आपस में कैसा कल्चर है, राइट। कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कैसा कल्चर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का आपस में कैसा कल्चर है, उनके आपस में कैसे रिलेशनशिप्स हैं, उनकी वैल्यूज कैसी हैं, डिसिप्लिन कैसा है आपस में, उनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। तो दिस इज अंडर द सब कल्चर, राइट। देन अथॉरिटेरियन कल्चर, राइट। तो इसका मतलब है कि पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड है लीडर के ऊपर, लीडर के पास सारी अथॉरिटीज हैं और ऑल द जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू ओबे द ऑर्डर स्ट्रिक्टली। तो डिसिप्लिन उन पे स्ट्रेस करके डाला जाता है इस तरह के कल्चर वाली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। डिसोबीडियंस अगर होती है, ऑर्डर्स को नहीं माना जाता है तो उनको सिवियरली पनिश किया जाता है उस चीज़ के लिए। और लोग जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो एम्प्लॉयज़ को डिस्करेज करती है, लेबर टर्नओवर को वो बढ़ा सकती है लेकिन एब्सेंटिज्म को भी बढ़ाती है और रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी, बिकॉज इस तरह का कल्चर एक नेगेटिव जो सिचुएशन है वो क्रिएट करता है। देन अलग टाइप का हो सकता है कल्चर जो है वो पार्टिसिपेटिव कल्चर कहते हैं उसे। पार्टिसिपेटिव कल्चर में जो पर्सन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, और उनकी जब सेटिस्फेक्शन होती है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपस में ग्रुप में उस चीज़ को डिस्कस करके सेवरल माइंड्स जब आपस में इकट्ठे बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उसका रिजल्ट निकाला जाता है या सोल्यूशन निकाला जाता है। तो इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मोराल ऑफ द एम्प्लॉयज़ इंक्रीज होता है, जो रिलेशनशिप है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में वो भी बढ़ता है। नेक्स्ट जो टाइप है वर्क कल्चर की वो है पावर कल्चर। पावर कल्चर का मतलब है इट इज बेस्ड ऑन वन और स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस, दे मेक द डिसीजंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस लेते हैं। वही प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस वही सारे जो है उस चीज़ को डिसाइड करते हैं। तो इसको बोलते हैं पार, कि एक किसी कुछ एक पर्सन को या एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को जो पार है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। तो लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं दे हैव टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन इज रोल कल्चर। रोल कल्चर जो है उसे लार्ज हिरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है जिसके अंदर क्लियर रोल्स होते हैं, हर एक इंडिविजुअल को पता है उसके जॉब की डिस्क्राइब्ड है कि उसने यही काम करना है, और ऑर्गेनाइजेशन जो उनसे एक्सपेक्ट करती है वो उनको करके प्रोवाइड कर देते हैं। तो अपने अपने रोल के अकॉर्डिंगली वो वर्क करते हैं। देन इज पर्सन कल्चर। ये एक मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक फॉर्म है कल्चर की, जिसमें इंडिविजुअल्स जो हैं दे आर फुली अलाउड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड मेक डिसीजंस फॉर देम। देन द पर्सन कल्चर एग्जिस्ट। तो पर्सन कल्चर क्या है वो, लेकिन ये बहुत एक लूज फॉर्म बन जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो ओवरसीज सेल्स अगर कोई पर्सन कर रहा है तो ही इज अलाउड टू मेक हिज ओन डिसीजंस, वो अपने आप डिसीजंस ले सकता है, तो वो पर्सन के ऊपर डिपेंड कर जाता है। तो पार्टिसिपेटिव कल्चर या पार कल्चर या जो ये कल्चर है हमारा डोमिनेंट और सब कल्चर्स हैं, ये अच्छे वर्क कल्चर्स की निशानियां हैं, राइट। देन इज
फंक्शंस, अब फंक्शंस क्या है, अगर कल्चर अच्छा होगा तो ये डिफरेंशिएट ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है, एक ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर की डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट करने में हेल्प करती है, एम्प्लॉयज को encourage करती है टू गिव प्रायोरिटी टू देयर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट बिफोर देयर पर्सनल इंटरेस्ट, देन इट हेल्प्स टू होल्ड द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, एक दूसरे के साथ रखती है, और एम्प्लॉयज को एक लिस्ट मिल जाती है डूज और डोंट्स की, कि मैंने कल्चर के, कंपनी के कल्चर के अकॉर्डिंगली ही वर्क करना है, एंड इट गाइड्स एंड शेप्स द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज ऑल्सो। अब इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हेल्दी वर्क कल्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, एम्प्लॉय रिटेंशन जो है वो इंक्रीज होगी, रेप्यूटेशन बढ़ेगी कंपनी की, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। ऑब्वियसली अगर जॉब सेटिस्फाइड हैं, जो एम्प्लॉयज हैं वो खुश हैं, वो सेटिस्फाइड हैं अपने काम से, एवरीथिंग से, तो ये चीज़ जो है वो इंक्रीज करेगी, हेल्दी कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो होंगे, एंड दे प्रमोट द यूनिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। तो अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वर्क कल्चर के कंपोनेंट्स, उसमें होता क्या क्या है, क्लियर विजन, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, सपोर्ट मिलती है, गाइडेंस मिलती है, सेल्फ मैनेज्ड वर्क ग्रुप्स जो हैं, वो जो वर्क ग्रुप्स उन्होंने बनाए हुए हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स बनाए हुए हैं, वो अपने आप को मैनेज करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी अच्छी रहती है, अकाउंटेबिलिटी एंड मेजरमेंट, जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है, राइट, वो अगर क्लियरली टाइमली अगर उसको कलेक्ट किया जाता है तो वो अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को भी हाई करते हैं, अगर उनको टाइम टू टाइम मेजर किया जाता है कि हाँ जी आपका ये आपको टास्क दिया गया है, इतने दिन के बाद आपको चेक किया जाएगा, तो एम्प्लॉय को पता है कि मुझे इतने टाइम में ये चीज़ को परफॉर्म करना है, राइट। देन बीइंग रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड, तो एम्प्लॉयज जो हैं वो एसेट्स हैं, तो उनको रिस्पेक्ट और अगर वैल्यू मिल रही है तो ऑब्वियसली वो अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। देन जॉब सिक्योरिटी, राइट, तो एम्प्लॉयज़ को हमेशा यही डर रहता है कि हमारी जॉब ना चली जाए, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो कहीं उसको जॉब को छोड़ के नहीं जाएगा, राइट, और उसको टाइमली अगर इनकम मिल रही है, उसको वर्क फ्यूचर स्टेबिलिटी मिल रही है। देन अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगर डेवलप करने के लिए, जस्टिस मिल रहा है, इक्वल इक्वल एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन हो रही है मैनेजमेंट के अंदर, तो दीज आर सम कंपोनेंट्स दैट शुड बी टेकन केयर while making a healthy work culture. These are the components of the culture जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे ग्रो करती है। अगर ये सारी चीज़ें वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं तो दिस विल बी काउंटेड एज अ हेल्दी वर्क कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज एटीट्यूड। एज यू ऑल नो कि एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड मीन्स जजमेंट, राइट। एटीट्यूड्स आर basically used to describe people, object or events or explain the people's behavior. So for example, I am expressing my attitude about some particular person. तो इस तरह से attitude means the way how we think, right? That is basically the attitude. हाँ जी बच्चे, तो हम लोग बात करते हैं एटीट्यूड की। एटीट्यूड इज द वे हाउ वी थिंक, फील, एक्ट एंड रिएक्ट टू द वर्ल्ड अराउंड अस। इट डिटर्मिन्स द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ आर थिंकिंग। ये बेसिकली क्या, हमारा एटीट्यूड क्या डिटर्मिन करता है कि हमारी क्वालिटी क्या है, हमारी इफेक्टिवनेस कैसी है, हमारी थिंकिंग की इफेक्टिवनेस कैसी है, हमारे इमोशंस कैसे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है। एटीट्यूड इज द लाइफ टाइम कंपेनियन। तो जैसा हमारा एटीट्यूड होगा वो हम लाइफ टाइम हमारे साथ चलेगा। जॉब, रिलेशंस, सारी चीजें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो एटीट्यूड है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इट इज बेसिकली एक्सप्रेस दैट हाउ एन इंडिविजुअल फील्स अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, वेदर इट इज फीलिंग पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एटीट्यूड जो है वो अर्ली स्टेज पे डेवलप अगर हो जाता है तो इट बिकम्स अ गुड ऑप्शन फॉर अस, कि अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड को टाइम पे डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, राइट। तो जो एटीट्यूड है, इट इज अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट that represents an individual's degree of like or dislike for a particular item, right। जैसे हम लोग बोलते हैं आई लाइक हर एटीट्यूड या आई लाइक हिज एटीट्यूड, तो दैट मीन्स कि ऑप्टिमिस्टिक है पर्सन रियलिटी में या नहीं। तो एटीट्यूड रेफर करता है टू द फीलिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स पीपल, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज, एंड इट इज बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेशंस, इट मेक्स अ पर्सनैलिटी, इट अफेक्ट्स द बिहेवियर एंड एक्शंस ऑफ द पीपल, एंड इट इज इनडायरेक्टली ऑब्जर्व। तो अगर हम सोर्सेस बोलें एटीट्यूड के सोर्सेज क्या होते हैं, तो इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या है एटीट्यूड के, डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, एसोसिएशन, फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप, नेबरहुड, इकोनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन, मास कम्युनिकेशन, दीज ऑल आर द
फॉर्मेशंस और सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड, कैसे हमारा एटीट्यूड जनरेट कैसे होता है, बनता कैसे है। सो टाइप्स ऑफ एटीट्यूड क्या है? द पीपल possesses 100 टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स, बहुत सारे एटीट्यूड्स होते हैं उनके अंदर। तो लेकिन हम बेसिकली उन्हें तीन तरह से डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं: पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड एंड न्यूट्रल एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स जब एक पर्सन जो है वो हर एक चीज के बारे में सही तरीके से सोचता है। हर एक जो भी उसको कोई भी काम मिलता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो रिस्क लेने को तैयार रहता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मिस्टेक भी हो जाती है कोई काम करते करते, तो इट्स ओके, दे एंजॉय लर्निंग। दे आर यूजुअली कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स जो पॉजिटिव सोच रखता है। देयर डिफाइनिंग वर्ड इज यस। हर एक चीज को वो बोलेगा यस, आई विल डू इट। द प्रिवेलिंग एक्शन इज गो, लेट्स गो, चलो चलते हैं, ये काम करते हैं। या टिपिकल फ्रेजेस वो क्या यूज करता है? आई कैन, आई विल, आई एम श्योर। ये इस तरह की जो चीजें जो पर्सन यूज करता है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन है। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स। नेगेटिव एटीट्यूड मीन्स ये पर्सन हमेशा कंप्लेंट्स करते रहते हैं, बैड कमेंट्स देते हैं लाइफ पे, हमेशा दूसरों में फॉल्ट निकालते रहते हैं, हमेशा पेसिमिस्टिक रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं जिंदगी से। कोई भी उनको काम बोलो, बोलेंगे नो, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं होगा, या स्टॉप, मत करो ये काम को। या टिपिकल फ्रेजेस, आई कांट, आई वोंट, नो वे, नहीं कर सकता हूँ। राइट? तो इस तरह के जो पर्सन हैं जिनके दिमाग में, जिनके मुंह पे हमेशा नो रहती है, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव एटीट्यूड वाले पर्सन हैं ये। या न्यूट्रल एटीट्यूड। तो इस तरह के जो पर्सन हैं ये रिस्क्स को अवॉइड करते हैं, चेंजेस से डरते हैं, या हमेशा थके रहते हैं, या कोई काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। अगर हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो उनको जो डिफाइन करने वाला जो वर्ड है दैट इज मे बी। कोई भी काम उनसे पूछो तो हो जाएगा या नहीं होगा, मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रिवेलिंग एक्शन, वी डोंट नो, वो यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं साथ में, रुक भी सकते हैं। आई डाउट, आई माइट, आई डोंट नो। इस तरह के जो पर्सन हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रल एटीट्यूड वाले पर्सन्स हैं, जो किसी भी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव की तरफ भी हो सकते हैं, नेगेटिव की तरफ, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। राइट? देन इंपॉर्टेंस क्या है? अगर किसी पर्सन का पॉजिटिव एटीट्यूड है, या पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों होना चाहिए हमारी जिंदगी के अंदर? बिकॉज ये हेल्प करता है हमारी लाइफ को इजी बनाने में। एवरीथिंग गोज स्मूथली एज वी वांट एंड वी हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टैकल्स। जब हमें फेस करने पड़ते हैं तो दे फेस द प्रॉब्लम्स एज अ चैलेंज। उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो मोटिवेटेड रहते हैं, एक दूसरे अपने आप से मोटिवेटेड रहते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव एटीट्यूड मेक्स ऑप्टिमिज्म। राइट? फेलियर्स को, रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं, हैप्पी लाइफ जीते हैं, दे उन दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। राइट? एंड बेटर डिसीजन मेकिंग जिनके अंदर होती है। राइट? तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होगी तो आपके अंदर भी ये सारी चीजें रहेंगी। आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे, आप ऑप्टिमिज्म के साथ अपना काम जो भी करोगे। अगर कोई कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है, कहीं पे आप रुक जाते हो, कहीं पे आप फेल हो जाते हो, किसी पॉइंट पे आप नहीं सक्सेस हो पाते हो, तो आप उसको अपने दिमाग पे एज अ बोझ नहीं लोगे, उसको एज अ स्टेपिंग स्टोन लोगे कि यस, मुझे पता चल गया कि हाँ, ये चीज मैं करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो लेट्स मूव ऑन अहेड, लेट्स ट्राई इट वंस अगेन। ठीक है? तो हैप्पी लाइफ जीते हैं हम लोग अगर हम बेटर डिसीजन मेकिंग हमारे अंदर आ जाती है, अगर हम गुड एटीट्यूड से हर एक चीज को देखते हैं, कन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। अगर कोई दूसरा पर्सन कन्फ्लिक्ट करने की कोशिश भी करता है तो हम सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो कर रहा है तो इट्स ओके, हम लोग जो है उस चीज के अंदर नहीं पड़ेंगे। इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाता है पर्सन, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, गोल अचीवमेंट जो है वो ईजी हो जाते हैं। सो दिस इज द importance of attitude. This is how we work and how our attitude helps us in moving ahead in life, right? So this was all about today's lecture, that was about the work culture and about the attitude, uski types, uski importance and everything we have discussed all in detail. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them later on in the live class. Till then, take care and bye bye.